ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। और हम लोग डिस्कशन कर रहे थे फाइनेंशियल मार्केट का, वित्तीय बाजार का। तो जो फाइनेंशियल मार्केट में हमने पढ़ा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ मार्केट। जो वित्तीय बाजार है इसमें दो प्रकार के बाजार हैं। एक तो होता है मनी मार्केट, पूंजी बाजार, और दूसरा होता है कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, मौद्रिक बाजार, और दूसरा होता है कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार। तो हमने देखा कि मनी मार्केट क्या है और मनी मार्केट में और कैपिटल मार्केट में हमने देखा क्या डिफरेंसेस हैं। कि जो मौद्रिक बाजार है इसमें हम लोग शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़, अल्पकालीन प्रतिभूतियों को खरीदते और बेचते हैं, और जो कैपिटल मार्केट है उसमें हम लोग लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ को खरीदते और बेचते हैं। तो इसे हम बोलते हैं मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, मौद्रिक बाजार एवं पूंजी बाजार, राइट। इसी तरीके से अगर हम आगे डिस्कशन को बढ़ाते हैं तो बात चलती है कि जो कैपिटल मनी मार्केट में हमने देखा कि मनी मार्केट को कंट्रोल और रेगुलेट करने का काम किसका है। तो मनी मार्केट का संचालन और नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है। तो मनी मार्केट इज बीइंग कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय आरबीआई। तो जो मौद्रिक बाजार है, जो मनी मार्केट है, इसका संचालन और नियंत्रण आरबीआई के द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार से आज की क्लास में हम बात करेंगे कि जो कैपिटल मार्केट है उसके बारे में डिटेल डिस्कशन होगा। तो मनी मार्केट में हमने देख लिया, मौद्रिक बाजार में हमने पढ़ लिया कि मौद्रिक बाजार के यंत्र कौन कौन से होते हैं। तो जो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो मौद्रिक बाजार के यंत्र हैं, उनमें से कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो उनमें होता है कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, रीपर्चेज एग्रीमेंट, कॉल मनी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, नोटिस मनी, टर्म मनी। तो आज की क्लास में डिस्कशन चलेगा फाइनेंशियल मार्केट का ही एक पार्ट है, जिसे बोलते हैं कैपिटल मार्केट, इसे बोलते हैं पूंजी बाजार। तो कैपिटल मार्केट के बारे में जो हमारा डिस्कशन रहता था वो आज कवर होगा अभी। तो मॉर्निंग की क्लास में हमने पढ़ा मनी मार्केट, अब चलते हैं कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट जो है दोस्तों वो हमने देखा था सुबह ही कि इट डील्स विद लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़। तो यहाँ पर हम लोग दीर्घकालीन प्रतिभूतियों, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ को खरीदते और बेचते हैं। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ का मतलब है दोस्तों मोर देन 1 ईयर, अर्थात यदि सिक्योरिटीज़ में 1 साल से ज़्यादा की डेट मेंशन्ड हो तो वो कहाँ खरीदा और बेचा जाएगा। तो वो कैपिटल मार्केट में खरीदा और बेचा जाएगा। तो कैपिटल मार्केट डील्स विद लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़, और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ का मतलब है 1 साल से ज़्यादा। तो इसे बोलते हैं कैपिटल मार्केट और इसे बोलते हैं मनी मार्केट, राइट। तो मनी मार्केट सुबह की क्लास में हमने पूरा कंप्लीट किया है, अब कैपिटल मार्केट की बारी। और दोस्तों जो कैपिटल मार्केट है, पूंजी बाजार जो है, तो पूंजी बाजार, तो जो कैपिटल मार्केट है पूंजी बाजार, तो अगर हम पूंजी बाजार की बात करें तो इसको कंट्रोल और रेगुलेट करने का काम करता है दोस्तों कौन। सेबी बोले तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। तो सेबी को कंट्रोल करता है। तो जो पूंजी बाजार है, जो कैपिटल मार्केट है, उसे कंट्रोल करता है कौन। सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, राइट। तो अब अपनी क्लास में बात होगी कि आखिर जो कैपिटल मार्केट है, आखिर जो पूंजी बाजार है, उसमें इंस्ट्रूमेंट्स में कौन कौन आता है, उसमें यंत्र किस किस के होते हैं। तो जो कैपिटल मार्केट है उसमें सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट है उसे हम लोग कहते हैं शेयर। एवरीबडी क्या कहते हैं, शेयर। अब आखिर शेयर क्या होता। तो शेयर को हिंदी में हम लोग कहते हैं अंश। शेयर को हिंदी में हम लोग कहते हैं अंश। तो ये अंश या ये शेयर का मतलब क्या है। आप लोगों ने कई बार सुना होगा शेयर 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 शेयर। आप लोगों ने कई बार सुना होगा शेयर बढ़ गया, शेयर घट गया। आप लोगों ने सुना होगा कि कंपनी अपने शेयर जारी करती है। तो ये सब बातें आप लोगों ने कई बार देखी होंगी। तो आखिर दोस्तों ये शेयर होता क्या है और शेयर कैसे जारी होता और कितनी इन्फॉर्मेशन शेयर से संबंधित आप लोगों को आनी चाहिए, जरा इस पर बात करेंगे। तो दोस्तों जो शेयर है ये क्या है। तो शेयर का मतलब है इट इज द
स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कंपनीज टोटल कैपिटल। सो दोस्तों, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कंपनीज टोटल कैपिटल। किसी भी कंपनी की जो कुल पूंजी है, किसी भी कंपनी की जो टोटल कैपिटल है, उसका सबसे छोटा हिस्सा शेयर कहलाता है। सो शेयर इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कंपनीज टोटल कैपिटल। तो किसी भी कंपनी का सबसे छोटा हिस्सा, किसी भी कंपनी की पूंजी का सबसे छोटा हिस्सा शेयर कहलाता है। क्या मतलब है तो जरा देखिए, राइट। सो पप्पू कुमार प्रजापति, गुड आफ्टरनून सर जी, इन्होंने अपना नाम लिख रखा है और ये कह रहे हैं सेबी के बारे में बता दीजिए। तो पप्पू जी ये बताओ कि तुम हमसे कह रहे सेबी के बारे में बता दीजिए। तो पप्पू जी, क्या मुझे नहीं पता कि सेबी के बारे में अभी मुझे बताना है? क्या मैंने ये नहीं कहा था कि सेबी के बारे में हम डिटेल में बताएंगे? अबे जो तुम लोग गंवारपन है ना, ये मेरी क्लास के अलावा जिसकी क्लास में करना हो वहाँ किया करो। तो मुझे इस तरीके के बकवास कमेंट नहीं सुनने हैं, राइट। सो ये देखो, ये बंदा कह रहा है कि सेबी के बारे में बता दीजिए। भाई साहब, पहले तुम ठंड पाओ। अभी जब कैपिटल मार्केट होगा तो मुझे पता है कि सेबी के बारे में मुझे बताना है, मुझे पता है कि सेबी के बारे में मुझे बताना है। तो मेरी क्लास में ये मत बताओ कि ये बता दीजिए, वो बता दीजिए। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो आप लोग सवाल पूछ सकते हो। सो ओनली क्वेश्चंस आर एंटरटेन्ड हेयर। ये मत बोलो ये बता दीजिए, हमें ये खुद पता है। नाउ द आंसर इज, ये मुझे खुद पता है कि सेबी के बारे में कब बताना है और क्या बताना है। तो ये आप हमसे ना कहो कि ये बता दीजिए। सो जब ना बताएं और जब पूरा हो जाए उसके बाद पूछिए, राइट। सो बीच में अगर कुछ पढ़ा रहा हूं, जैसे मैंने यहाँ कुछ पढ़ाया, हाँ इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो बीच में ये पूछिए। तो अभी सेबी हमने पढ़ाया नहीं, अभी सिर्फ इतना बताया कि सेबी इज द कंट्रोलर एंड रेगुलेटर ऑफ द कैपिटल मार्केट। ठीक है पप्पू भाई साहब, अगर आप अभी सुन रहे हैं हमें तो ना। सो विशु डैश जो भी हो, ज्योग्राफी व्हाट्सएप ग्रुप नंबर बताना, किसी के पास हो तो। उस टाइम में लाइव क्लास नहीं ले पाया और अब कमेंट दिख रहे हैं। ओके ठीक है। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं और बात करते हैं। तो तुम लोग, विशु तुम एक काम करो, तुम आपस में ही गपशप कर लो, है ना। सो तुम्हें उस समय तुम लाइव नहीं ले पाए, अब हमारे में तुम लाइव सेशन में आए तो तुम यहाँ पर ये सब बोलो, ये सब कर लो, वो सब कर लो ना। चलो बेटा, अभी बस क्या है कि 2 या 1 दिन में तो हम प्रॉपर ऐप लॉन्च कर रहे हैं और उसमें जो चैट्स होंगी वो भी प्राइवेट चैट होंगी। मतलब अगर आप हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप सिर्फ हमसे सवाल पूछ पाएंगे, आपस में कोई डिस्कशन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों आपको अगर कोई सवाल पूछना है तो वो टीचर से पूछिए और आपस में गपशप करने की क्लास में ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आई एम वेरी सीरियस ऑलवेज इन माई क्लास और मैं चाहता हूँ कि उतने ही सीरियस हमारे बच्चे भी हों। अगर बेटा तुम सीरियस नहीं होगे तो माँ बाप का जो ख्वाब है वो तुम्हारा ख्वाब है वो बेटा पानी में ही मिल जाएगा, ये भी याद रखना, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों आगे। तो देखिए दोस्तों क्या है कि जो कैपिटल मार्केट है, जो पूंजी बाजार है, इट डील्स विद लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़। इसमें हम लोग दीर्घकालीन प्रतिभूतियों को खरीदते और बेचते हैं। तो इसमें हम लोग जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ है, जो दीर्घकालीन सिक्योरिटीज़ है, उसे खरीदते बेचते हैं। ओम प्रकाश गुप्ता फ्रॉम अरवली बिहार, जहाँ भी। सो हिंदी में भी 2-3 बार भी रिपीट कर दीजिएगा सर ताकि क्लियर समझ में आ जाए। ठीक है भाई ओम प्रकाश जी, अभी तो तुझे पूरा क्लियर समझ में आ रहा था कल तक, आज तू बोल रहा क्लियर समझ में आ जाए, 2-3 बार रिपीट कर दे। तुम लोग समझ में नहीं आता कि किस तरह के बच्चे हो, क्या चाहिए तुम्हें, है ना। चलो कोई बात नहीं, ठीक है दोस्तों। तो शेयर क्या होता, तो शेयर का मतलब इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कंपनीज टोटल कैपिटल। ओम प्रकाश जरा तू ना फिर से क्लास को रिवाइंड करना और जितनी भी बातें बोली होंगी वो 2-3 बार हिंदी में ही बोली होंगी, राइट ना। सो दोस्तों शेयर क्या होता, तो शेयर का मतलब है इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कंपनीज टोटल कैपिटल। जो कंपनी है इसकी कुल पूंजी का सबसे छोटा हिस्सा शेयर कहलाता है। मतलब क्या हुआ, तो देखिए यदि किसी भी कंपनी की जो टोटल कैपिटल है उसका अगर मैं, जो कुल पूंजी है उसका अगर मैं सबसे छोटा हिस्सा देखूं तो उसे मैं कहूंगा उस कंपनी का शेयर, उस कंपनी का
अंश, राइट नाउ। सो तो दोस्तों आगे चलते हैं। अच्छा, आज से क्लास ज्वाइन किए है सर, तो बेटा तुमने आज से ज्वाइन की है ना, तो तुम आगे पढ़ते जाओ, सब समझ में जाएगी। चलिए दोस्तों, अगर मान लो किसी कंपनी की जो टोटल कैपिटल है, जो कुल पूंजी है, वो मान लो इतनी है। ये किसी भी कंपनी की क्या है? टोटल कैपिटल, हिंदी में कुल पूंजी। अगर वो कंपनी अपनी टोटल कैपिटल को, ये अपनी टोटल कैपिटल को 1 लाख बराबर हिस्सों में बांट दे, 1 लाख बराबर हिस्सों में बांट दे, तो सबसे छोटा हिस्सा कितने का बचा? 100। तो इसे कहूँगा एक कंपनी का शेयर। और जो 1 लाख है ये क्या है? टोटल कैपिटल। ये क्या है? कुल पूंजी। तो दोस्तों तो ये क्या है? टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, राइट नाउ। सो दोस्तों ये क्या है? टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, ये कुल अंशों की संख्या है। सो इट इज द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, ये कुल अंशों की संख्या है। तो इसे हम बोलेंगे शेयर। तो शेयर क्या होता है जरा ध्यान से देखिए। तो शेयर का मतलब है किसी भी कंपनी की टोटल कैपिटल। यहाँ पर टोटल कैपिटल है दोस्तों 1 करोड़। अगर टोटल कैपिटल का हम सबसे छोटा हिस्सा देखें तो यहाँ पे 1 करोड़ का सबसे छोटा हिस्सा दिख रहा है 100। तो 1 करोड़ को मैंने 1 लाख बराबर हिस्सों में बांट दिए। 1 करोड़ को 1 लाख बराबर हिस्सों में बांट दिए, और सबसे छोटा हिस्सा कितने का बना? 100। तो जरा ध्यान से समझिए शेयर क्या होता है और अंश क्या होता है। तो शेयर का मतलब है या अंश का मतलब है किसी भी कंपनी की कुल पूंजी का सबसे छोटा हिस्सा, उसे हम लोग कहते हैं क्या? शेयर। उसे हम लोग कहते हैं क्या? अंश, राइट नाउ। दोस्तों अभी ये शेयर के बारे में थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया कि आखिर शेयर की टेक्निकल परिभाषा क्या है। तो शेयर की जो टेक्निकल परिभाषा है वो तो समझ में आ गई कि किसी भी कंपनी की जो टोटल कैपिटल है, अगर मैं उसके सबसे छोटे टुकड़े कर दूं, तो जो सबसे छोटा टुकड़ा होगा उसे मैं कहूँगा उस कंपनी के क्या? शेयर की वैल्यू। तो उसे मैं कहूँगा उस कंपनी के शेयर की वैल्यू। सो इसे हम कहते हैं शेयर, इसे हम कहते हैं अंश। अब दोस्तों अगर हम थोड़ा और टॉक करते हैं और थोड़ी और बात आगे बढ़ाते हैं, तो अब बताते हैं कि आपको आखिर शेयर जारी कैसे होता है और शेयर को कैसे इशू करते हैं। तो दोस्तों जो शेयर है उसे कैसे इशू करते हैं, कैसे जारी होता है, ये सारी कहानी आप लोगों को सुनाई जाएगी। बस ध्यान से क्लास को सुनते रहिए। देखिए दोस्तों, अब पहले ये बताते हैं आप लोगों को एक बात कि अगर मान लो मैंने आप लोगों को शेयर इशू करे, तो भाई एक शेयर की वैल्यू हो गई 100 रुपये। अब मैं आपको बताता हूं कि जो शेयर है, जो अंश है, आखिर उसकी वैल्यू बढ़ती कैसे है और घटती कैसे है। तो जो शेयर है, जो अंश है, उसकी वैल्यू बढ़ती और घटती कैसे है। आपने कई बार सुना यार रिलायंस की कंपनी के शेयर्स के दाम बढ़ गए, आपने सुना यार वो जो पीएनबी है उसके शेयर्स के दाम घट गए। दोस्तों शेयर्स कैसे बढ़ते हैं, शेयर्स कैसे घटते हैं, जरा इन पर बात करते हैं। शेयर्स का प्राइस कैसे बढ़ता है और कैसे घटता है। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि हर रोज, हर मिनट, हर घंटे, हर रोज, हर मिनट, हर घंटे जो शेयर्स का प्राइस बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है, घटता है, वो ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो वो डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर। तो जो हर रोज, हर मिनट, हर घंटे शेयर्स का प्राइस बढ़ता घटता है, वो डिमांड एंड सप्लाई के प्रिंसिपल पर, वो मांग एवं आपूर्ति के प्रिंसिपल पर। अगर इस समय पूरे हिंदुस्तान में या किसी भी कंपनी की, नॉट हिंदुस्तान में, किसी भी कंपनी के शेयर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई बहुत कम है, तो ऑटोमेटिकली उसके शेयर्स के प्राइसेस बढ़ घट जाते हैं, राइट। लेकिन दोस्तों अब कंपनी की तरफ से और लॉन्ग टर्म में कैसे बढ़ते घटते हैं उस पर डिस्कशन होगा। तो कंपनी की तरफ से लॉन्ग टर्म में शेयर्स का प्राइस कैसे बढ़ता है और शेयर्स का प्राइस कैसे घटता है, जरा ये बताते हैं। तो कंपनी की तरफ से शेयर्स का प्राइस कैसे बढ़ता है और कैसे घटता है, तो जरा दिखाते हैं आप लोगों को। तो मान लो दोस्तों मेरी एक कंपनी है और मैंने 100 रुपए के शेयर्स इशू करे। तो मान लो मेरी एक कंपनी है और मैंने 100 रुपए के शेयर्स मैंने क्या किए, इशू किए। अब जब दोस्तों मैं 100 रुपए के शेयर्स इशू करता हूं, अगर मान लो मेरी एक कंपनी और मैं 100 रुपए के शेयर्स को इशू करता हूं, राइट।
तो अब आपको मैंने 1 करोड़ रुपए मान लो पूरे मार्केट में इशू हो गए, एग्जाम्पल है कि 1 करोड़ रुपए के मैंने शेयर्स इशू कर दिए, क्लियर है। अब जब मैंने 1 करोड़ के शेयर्स इशू किए तो मेरे पास 1 करोड़ रुपए आया। अब दोस्तों शेयर जारी क्यों होता है उससे पहले एक छोटा सा स्टेटमेंट समझ लीजिए। तो शेयर्स को जारी करते हैं, शेयर्स को इशू करते हैं, जारी करते हैं फॉर व्हाट, टू रेज द कैपिटल। भाई शेयर्स को जारी करते हैं किस लिए, टू रेज द कैपिटल, पूंजी को बढ़ाने के लिए। यदि कोई कंपनी अपने शेयर, अपनी कैपिटल, अपनी पूंजी बढ़ाना चाहती है इसलिए इशू करते हैं क्या, शेयर। तो शेयर्स आर बीइंग इशूड फॉर रेजिंग द कैपिटल ऑफ द कंपनी। जब हम अपनी कंपनी की पूंजी को बढ़ाते हैं इसलिए हम जारी करते हैं क्या, शेयर, इसलिए हम इशू करते हैं क्या, शेयर। मान लो मेरे पास नहीं है पैसा और मुझे चाहिए पैसा, तो अब मुझे जब पैसा चाहिए तो ऐसे टाइम पर मैं क्या करूंगा, ऐसे टाइम पर मैं अपने शेयर्स को जारी कर दूंगा, मैं अपने अंश जारी कर दूंगा और मेरे पास मार्केट से क्या आया, मेरे पास मार्केट से आ गया पैसा। अरे बोलो क्लियर है। सो मेरे पास आया पैसा। तो शेयर को जारी करने का कारण है टू रेज द कैपिटल, हिंदी में पूंजी को बढ़ाना है, पूंजी को बढ़ाने के लिए मैं जारी करता हूं क्या, शेयर, राइट। अब कैसे शेयर्स का प्राइस बढ़ता है, शेयर्स का प्राइस घटता है, तो वो देखिए। मान लो मेरे एक शेयर की वैल्यू है 100 रुपए, एवरीबडी एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 100 रुपए। अब मैंने जब 100 रुपए का शेयर कर दिया इशू, मैंने 100 रुपए का शेयर कर दिया जारी, राइट। अब जब मैं 100 रुपए का शेयर जारी करता हूं तो मान लो मैंने पूरे 1 करोड़ रुपए के शेयर जारी कर दिए, पूरे नहीं, एक एग्जांपल है कि मैंने 1 करोड़ रुपए के शेयर जारी करे, मेरे पास 1 करोड़ रुपए आया, मैंने अपनी कंपनी के प्रोडक्शन में लगाया, जब प्रोडक्शन हुआ तो प्रोडक्ट्स बने, प्रोडक्ट्स बनकर मार्केट में गए तो वहां से मेरे पास रिटर्न आया और मेरे पास टोटल आया 1,20,00,000, मेरे पास टोटल आया 1,20,00,000। अब जब 1,20,00,000 आया तो ये जो 20, अब इसमें से मुझे प्रॉफिट कितना हुआ जल्दी बताएं, इसमें से मुझे प्रॉफिट कितना हुआ, इसमें से मुझे प्रॉफिट हुआ कितने का दोस्तों, 20,000। सो दिस 20,000 इज माय प्रॉफिट, दिस 20,000 इज माय प्रॉफिट। अब दोस्तों मैं अपने 20 लाख को 1 लाख बराबर हिस्सों में बांटूंगा, इस 20 लाख को 1 लाख बराबर हिस्सों में बांटूंगा तो जो सबसे छोटा हिस्सा बचा वो कितने का बचा, 20 रुपए का। तो ये 20 रुपए मैं हर एक शेयर होल्डर्स को हर एक शेयर के अनुसार बांट दूंगा। मतलब हर एक शेयर पर ये 20 लाख का जो प्रॉफिट का सबसे छोटा हिस्सा आया 20, तो पहले मेरे शेयर की वैल्यू, शेयर का प्राइस कितना था, 100। अब ये मैंने 20-20 रुपए हर एक पर बांट दिया तो मेरे एक शेयर की वैल्यू कितनी हो गई, 120। एवरीबॉडी कितनी हो गई, 120। और वहीं मान लो मुझे 20 लाख का होता लॉस, एवरीबॉडी वहीं मुझे 20 लाख का क्या होता, लॉस, तो मेरे एक शेयर की वैल्यू कितनी बचती, 80 रुपीज। दोस्तों वहीं मेरे शेयर की वैल्यू कितनी बचती, 80 रुपीज। अभी मेरे शेयर की वैल्यू कितनी है, 120। दोस्तों शेयर कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है, ये दोस्तों आप लोग समझ चुके हैं और आपको समझ में आ गया है। तो इसे हम लोग कहते हैं क्या, शेयर बढ़ गया, और इसे कहते हैं शेयर घट गया। तो शेयर बढ़ गया, शेयर घट गया। सो दिस इज कॉल्ड शेयर एंड दिस इज कॉल्ड अंश। चलते हैं दोस्तों, थोड़ी सी और बात करते हैं और आप लोगों को थोड़ा सा ज्ञान देते हैं, राइट। कि दोस्तों आखिर अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर अगर सब बांट दिया फिर कंपनी के पास क्या बचा। तो आंसर है दोस्तों कि कुछ अगर सारा बांट दिया तो कंपनी के पास क्या बचा। तो आंसर है हमेशा एक कंपनी के 51% या उससे ज़्यादा शेयर्स कंपनी अपने पास होल्ड करके रखती है। तो हमेशा एक कंपनी के 51% या उससे ज़्यादा शेयर्स किसके, कंपनी के खुद के पास होते हैं। तो ऐसे हम लोग बोलते हैं शेयर, इसे बोलते हैं अंश, राइट। चलते हैं, थोड़ा और ज्ञान देते हैं आप लोगों को। तो चलिए जल्दी से बताइए एक प्रश्न का उत्तर कि दोस्तों मैंने अपने शेयर इशू करे, मैंने अपने अंश जारी करे। अगर दोस्तों मैंने अपने शेयर इशू करे, मैंने अपने अंश जारी किए, और अगर मैं शेयर इशू करूं और मैं अंश जारी करूं, तो जो शेयर्स को इशू करके
मेरे पास जो पैसा आया, क्या वो मैंने एक प्रकार का आप लोगों से लोन लिया है? जल्दी से बताइए कमेंट में फास्ट। जब मैंने शेयर्स इशू करे तो मेरे पास आया पैसा, तो जो मेरे पास पैसा आया क्या वो मैंने आप लोगों से एक टाइप का लोन लिया है? आई नीड माई क्वेश्चंस आंसर प्लीज। कि वॉट एवर द मनी कंपनी इज कलेक्टिंग आफ्टर इशूइंग द शेयर्स, इज इट अ काइंड ऑफ लोन और नॉट? कि जो भी कोई कंपनी अगर अपने शेयर्स को जारी करती है, क्या वो एक प्रकार का ऋण लोन है या नहीं? सिर्फ पप्पू को इसका जवाब आता क्या? बाकी कहाँ है भाई? विनय यादव यस, शांतनु। सो दोस्तों आप लोग कह रहे हैं यस, आपका जवाब बिल्कुल सही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, 100% रॉन्ग आंसर। दोस्तों जब कोई कंपनी अपने शेयर्स को जारी करती है और शेयर्स को इशू करने के बाद कंपनी के बाद जो पैसा आता है, इट इज़ नॉट काइंड ऑफ लोन, इट इज़ नॉट अ काइंड ऑफ लोन, देन व्हाट इट इज़? तब ये क्या है? तो दोस्तों यह एक प्रकार का ऋण नहीं है, तो फिर ये क्या है? तो दोस्तों यह एक प्रकार का ऋण नहीं है, फिर ये क्या है? तो इट इज अ काइंड ऑफ पार्टनरशिप a company has offered to all the shareholders equally। सो दोस्तों जब कोई कंपनी अपने शेयर जारी कर रही है तो वो एक तरीके की पार्टनरशिप हर एक शेयर होल्डर्स को दे रही है। सो इसलिए इट इज़ नॉट अ काइंड ऑफ लोन, बिकॉज यदि यह एक प्रकार का ऋण होता तो सबसे पहला पॉइंट कि कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ता, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं, यहाँ पर दिया जा रहा है डिविडेंड। ओह सॉरी, ये जो 20 रुपये है इसे हम लोग बोलते हैं डिविडेंड, हिंदी में बोलते हैं लाभांश, सॉरी सो इसे हम बोलते हैं डिविडेंड, इसे हम बोलते हैं लाभांश। सो सबसे पहली बात तो यही कि अगर कोई कंपनी अगर कोई कंपनी लोन लेती है या जब भी लोन होता है तो हम वर्ड यूज़ करते हैं, हम शब्द यूज़ करते हैं डिविडेंड और हिंदी में बोलते हैं लाभांश। लेकिन यहाँ पर हम डिविडेंड की जगह वर्ड यूज़ कर रहे हैं इंटरेस्ट और हिंदी में ब्याज। तो इसका मतलब है कि जो कंपनी ने शेयर जारी किया तो वो लोन नहीं है, क्योंकि लोन होता तो इंटरेस्ट वर्ड होता, लेकिन यहां पर हम वर्ड यूज कर रहे हैं क्या? डिविडेंड। और दूसरी बात दोस्तों, वह लोन इसलिए नहीं है क्योंकि अगर मैं आपसे 100 रुपये लेता, ध्यान सुनना, मैं आपसे 100 रुपये लेता तो 100 रुपये का मैं आपको इंटरेस्ट तो देता ही देता, प्लस प्रिंसिपल 100 रुपये भी देना पड़ता, मूल रकम। लेकिन मान लो अगर आप कंपनी को हो गया लॉस, तो भैया इंटरेस्ट तो भूल जाओ, कंपनी आपका प्रिंसिपल भी नहीं देगी, वो दे रही मान लो 80, तो आप इंटरेस्ट तो भूल जाओ, प्रिंसिपल भी गया भाड़ में। तो इसका मतलब बताओ, इज इट अ काइंड ऑफ लोन और नॉट? सो दोस्तों इट्स नॉट अ काइंड ऑफ लोन, देन व्हाट इट इज? सो इट्स अ काइंड ऑफ पार्टनरशिप अ कंपनी हैज ऑफर्ड टू ऑल द शेयर होल्डर्स। तो यह एक प्रकार की पार्टनरशिप है जो एक कंपनी ने सभी शेयरधारकों को जारी दी है। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर एक और पॉइंट सीखने को मिला और एक और बात कह सकता हूँ मैं, और वो ये कि ऑल द शेयर होल्डर्स आर कॉल्ड ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पर मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो शेयर धारक होते हैं, वो कंपनी के मालिक कहलाते हैं। दोस्तों ऑल द शेयर होल्डर्स आर कॉल्ड ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो सभी शेयर धारक कंपनी के क्या कहलाते हैं? मालिक कहलाते हैं, ओनर कहलाते हैं। तो ऐसे हम लोग बोलते हैं क्या? शेयर, राइट। अगर मान लो किसी बंदे ने मेरे 1000 शेयर खरीदे, एग्जांपल लेते हैं, यदि किसी बंदे ने मेरे 1000 शेयर खरीदे और मेरे एक शेयर की वैल्यू है 100 रुपये, तो इसका मतलब है 1 लाख रुपए उसने मुझे दिया। इसका मतलब है इस 1 करोड़ में 1 लाख का हिस्सेदार वो व्यक्ति भी है। इसका मतलब जो 1 करोड़ कंपनी की पूंजी है, इसमें 1 लाख का हिस्सा उसका भी है। इसलिए दोस्तों
ऑल द शेयर होल्डर्स आर कॉल्ड ओनर्स ऑफ द कंपनी, सभी शेयर धारक कंपनी के मालिक कहलाते हैं, सभी शेयर धारक कंपनी के ओनर कहलाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड शेयर, दिस इज कॉल्ड शेयर, राइट। नाउ चलिए दोस्तों, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। और मेरा सवाल ये है कि जब भी अब मेरी एक कंपनी है और मेरी कंपनी चल रही है लॉस में, मेरी कंपनी चल रही है लॉस में, राइट। अब जब मेरी कंपनी लॉस में चल रही है और ऐसे टाइम पर मैं इशू करूं शेयर, तो क्या आप लोग खरीदेंगे? क्या आप लोग खरीदेंगे? जब मेरी कंपनी लॉस में चल रही और ऐसे टाइम पर मैं कंपनी का इशू करूंगा शेयर, तो क्या आप लोग खरीदेंगे? दोस्तों नहीं खरीदेंगे आप लोग। क्यों नहीं खरीदेंगे? क्योंकि मेरी कंपनी लॉस में चल रही है, मेरी कंपनी को बहुत बड़ा घाटा हो रखा है। अब अगर आप ऐसे में पैसा लगा देते हैं तो आपका पैसा डूब जाएगा, इस डर से आप नहीं खरीदेंगे। अरे बोलो यस और नॉट। सो दोस्तों, अगर ऐसे में ही अब मुझे चाहिए पैसा, अब मुझे चाहिए पैसा, और मैं आप लोगों को एक इंस्ट्रूमेंट, आप लोगों को एक पेपर में लिखूं शेयर्स की तरह ही 100 रुपए, जैसे शेयर्स में लिखा है 100 रुपए, राइट। अब मैं 100 रुपए लिखूं तो इसका मतलब क्या मैंने लिख दिया 100 रुपए, और 100 रुपए के नीचे मैं लिख दूं शेयर्स की तरह ही, लेकिन 100 रुपए के नीचे मैं लिख दूं 20% इंटरेस्ट फिक्स्ड, और लिख दूं चाहे मुझे प्रॉफिट हो या मुझे लॉस हो, आप मुझे 20% का ब्याज देना। अब मैं आप क्या बोल रहा हूं यार, मैं अगर कि मैं लिख दूं 100 रुपए और नीचे लिख दूं 20% इंटरेस्ट फिक्स्ड। दोस्तों अब मैं आपसे कहूं कि बेटा तुम जो 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, चिंता नहीं करो, लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ तुमने कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हें 20% का ब्याज दूंगा ही दूंगा। अब बताओ दोस्तों, आप लोग खरीदोगे या नहीं? अब बताओ दोस्तों, खरीदोगे या नहीं? तो दोस्तों ऑब्वियसली आप लोग अब उसे खरीदेंगे। तो दोस्तों उसे हम लोग बोलते हैं द इंस्ट्रूमेंट नंबर 2, 1 शेयर एंड द नेक्स्ट इज डिबेंचर। द इंस्ट्रूमेंट नंबर 2 डिबेंचर, हिंदी में बोलते हैं ऋण पत्र। सो व्हाट इज डिबेंचर, व्हाट इज ऋण पत्र? तो डिबेंचर का मतलब क्या है दोस्तों? डिबेंचर का मतलब है सर, so sir of shareholders are owners of the company, then if the company should take any decision then company have to consult shareholders। शांतनु बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने, अभी मैं इसका जवाब दूंगा थोड़ी देर में, अभी आपका जवाब मिलेगा। वेरी गुड क्वेश्चन, लवली सवाल। सो दोस्तों अभी क्या है, डिबेंचर का मतलब हुआ इट इज द डेट और लोन इंस्ट्रूमेंट। सो दोस्तों जो डिबेंचर्स हैं ये क्या हैं? These are the debt और लोन इंस्ट्रूमेंट। इट इज द डेट एंड लोन इंस्ट्रूमेंट, मतलब यह है डेट को हिंदी में बोलते हैं ऋण, ऋण का मतलब लोन, तो यह है एक प्रकार का लोन इंस्ट्रूमेंट है। इसका मतलब जरा ध्यान से समझना, जैसे आज मैंने खाना खाया, तो आज मैंने खाया दाल भरता बैगन का, कल मैंने खाया मान लो कोई भी सब्जी, दूसरी छोले की सब्जी। तो इसका मतलब ऐसे मैं जब लंच करता हूँ तो कभी मैं छोले खा रहा हूँ, कभी मैं ग्रीन वेजिटेबल खा रहा हूँ, तो मिक्स वेज खा रहा हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला। अरे बोलो ऐसा नॉट। इसी प्रकार से पेट भरने के जैसे अलग अलग तरीके हैं, इसी प्रकार से एक कंपनी को जब कैपिटल चाहिए, जब पूंजी चाहिए, तो एक तो तरीका है क्या? शेयर, और दूसरा तरीका है क्या? डिबेंचर। दोस्तों एक तो शेयर जब लॉन्ग टर्म कैपिटल चाहिए, जब लॉन्ग टर्म के लिए फंड्स रिक्वायरमेंट है, तो एक तो इशू करती है शेयर और दूसरा इशू करती है क्या? डिबेंचर। तो जरा ध्यान से समझना, जो शेयर को इशू करे इसके जरिए जो पैसा आता है वह है दोस्तों, जब कंपनी ने जो शेयर इशू करे और शेयर इशू करने के बाद जो पैसा आया वो तो एक प्रकार का कंपनी के पास जो पैसा आया वो एक प्रकार का कंपनी ने हिस्सेदारी दे दी। लेकिन जब शेयर्स को जारी करके जो पैसा आता है, शेयर्स को जारी करके, डिवेंचर्स को जारी करके जो पैसा आता है, वो एक प्रकार का ओनरशिप, एक प्रकार का कंपनी ने अपनी ओनरशिप नहीं दी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये डेट इंस्ट्रूमेंट है जो एक कंपनी इशू करती है मार्केट में एट फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो जिसका सरकार एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट सरकार उसका बना लेती है। सो दोस्तों सरकार ने
एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट बना लिया और सरकार ने एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट बना लिया, और नहीं सरकार ने नहीं, उस कंपनी ने। तो दोस्तों अगर वो कंपनी कह रही है कि भैया लो 100 रुपये ले लो और 20% का ब्याज भी ले लेना, तो दोस्तों जब कंपनी वो 100 रुपये और 20% के ब्याज पर मार्केट में इशू करती है तो उसे हम लोग कहते हैं डिवेंचर, उसे हम लोग कहते हैं ऋण पत्र, राइट ना। दोस्तों शेयर्स के जरिए भी कंपनी के पास पैसा आ रहा है, डिवेंचर्स के जरिए भी कंपनी के पास पैसा आ रहा है, लेकिन जो शेयर्स के जरिए पैसा आ रहा है वो एक तरह की ओनरशिप को लॉस्ट, ओनरशिप को खो के आ रहा है, लेकिन जो डिवेंचर्स के जरिए जो पैसा आ रहा है वो एक तरह की ओनरशिप लॉस्ट करके नहीं, बल्कि क्या, वो एक तरीके की कंपनी लोन ले रही है लोगों से। तो यहाँ पर दो पार्टीज हो गई दोस्तों, एक तो पार्टी हो गई कंपनी, ध्यान सुनना, एक पार्टी हो गई यहाँ पे कंपनी और एक पार्टी हो गई डिवेंचर होल्डर्स। सो दीज आर द टू पार्टीज, एक तो कंपनी और दूसरा डिवेंचर होल्डर्स। सो दोस्तों यहाँ पे दो पार्टियां हो गई, एक पार्टी हो गई कंपनी और दूसरी पार्टी हो गई डिवेंचर होल्डर्स। तो कंपनी को हम लोग कहते हैं डेटर, एवरीबडी क्या कहते हैं, डेटर, और डिवेंचर होल्डर्स आर कॉल्ड क्रेडिटर्स। सो दोस्तों जो डिवेंचर होल्डर्स हैं दे आर कॉल्ड क्रेडिटर्स, और जो कंपनी है इट इज कॉल्ड डेटर। तो डेटर का मतलब क्या हो गया, डेटर का मतलब हो गया दोस्तों, हिंदी में कहेंगे डेटर का मतलब देनदार, डेटर का मतलब देनदार, और क्रेडिटर का मतलब लेनदार। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ध्यान सुनिए, तो देनदार का मतलब जैसे पैसा उधार ले रखा है और पैसा उधार पैसा वापस करना है, तो देनदार जैसे पैसा देना है और लेनदार जैसे पैसा लेना है। या डिबेंचर्स को बोलते हैं ऋणी और इसे बोलते हैं ऋणदाता, या इसे बोलते हैं लोन लेने वाला और ये लोन देने वाला। सो दोस्तों इसे बोलेंगे हम डेटर और क्रेडिटर। तो कई एग्जाम में क्वेश्चन आया कि ऑल द डिबेंचर होल्डर्स आर कॉल्ड, सभी ऋणपत्र धारकों को कहा जाता है। सो दोस्तों सभी डिबेंचर होल्डर्स, सभी ऋणपत्र धारकों को कहा जाता है क्रेडिटर। कई बार बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आया तो बच्चे ऐसे सोचते हैं DEBT डिबेंचर, DEBT डेटर, ठोक देते हैं आंसर ना। तो डिबेंचर होल्डर्स आर कॉल्ड क्या, क्रेडिटर्स, राइट। तो इसे हम बोलते हैं शेयर और इसे बोलते हैं डिबेंचर्स, राइट। दोनों के जरिए पैसा तो आ रहा है लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। एक के जरिए जो पैसा आ रहा है वो आ रहा है एक तरीके की ओनरशिप लॉस्ट करके, ओनरशिप देकर, लेकिन यहाँ से जो पैसा आ रहा है वो आ रहा है एक प्रकार का लोन लेकर। तो इसे हम बोलते हैं शेयर्स और डिबेंचर्स, राइट। सो अब इसी प्रकार से थोड़ा सा आगे डिस्कशन को बढ़ाते हैं और दोस्तों नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट पर बात करते हैं। और जो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है उसे हम कहेंगे गवर्नमेंट बॉन्ड्स, उसे हम कहेंगे गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो जो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों वो है गवर्नमेंट बॉन्ड्स और वो है सरकार के बॉन्ड्स। तब ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या होता, सरकार के बॉन्ड्स क्या होता, तो जरा ध्यान से देखिए। गवर्नमेंट बॉन्ड्स, सरकार के बॉन्ड्स क्या हैं कि दीज आर दोज इंस्ट्रूमेंट्स, यह वह यंत्र हैं विद द हेल्प ऑफ विच गवर्नमेंट बोरोज मनी फ्रॉम पब्लिक। दोस्तों व्हाट आर गवर्नमेंट बॉन्ड्स, तो वो इंस्ट्रूमेंट जिसकी सहायता से गवर्नमेंट बोरोज मनी फ्रॉम पब्लिक, जिसकी सहायता से सरकार लोगों से पैसा क्या उधार लेती है। तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या होते, सरकार के बॉन्ड्स क्या होते, तो सरकार के बॉन्ड्स का मतलब है वे इंस्ट्रूमेंट जिनके द्वारा गवर्नमेंट लोगों से पैसा उधार ले। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि कैसा बावला टीचर हो गया, और वो भी फॉर लॉन्ग टर्म, वो भी फॉर लॉन्ग टर्म। जब गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म के लिए लोगों से पैसा उधार लेती है तो उसे हम बोलते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे टीचर कैसा बावला हो गया, कह रहा सरकार लोगों से पैसा उधार लेती है। यस, तो गवर्नमेंट ऑलवेज बोरो मनी फ्रॉम द पब्लिक, और जब गवर्नमेंट लोगों से पैसा बोरो करती है तो उसे हम बोलते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स। और गवर्नमेंट बॉन्ड्स का एग्जाम्पल है ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स, तो एग्जाम्पल है NSC एंड
KVP। तो NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एंड KVP किसान विकास पत्रा। तो ये दो प्रकार के सरकार के गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, ये दो प्रकार के सरकार की प्रतिभूतियां हैं, सरकार के बॉन्ड्स हैं। दोस्तों जो लोग ऐप में देख रहे हैं वो जल्दी से इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, तो जल्दी से इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, और बस इतना ही टाइम है स्क्रीनशॉट का। आगे चलते हैं दोस्तों, अब तो मैं थोड़ा NSC और KVP के बारे में बताऊंगा, लेकिन बता दूं ये शायद बस आज का आखिरी स्क्रीनशॉट होगा, क्योंकि कल से या परसों नरसों से बिल्कुल ऐप फाइनलाइज हो चुकी है और ऐप बिल्कुल, और ऐप का ट्रायल व्रायल सब कुछ हो चुका है। तो आप लोगों को जो बहुत सारी समस्याएं आ रही थी, जैसे जो हमारे बेचारे दूर दराज के लोग हैं, तो अभी हमारा जो ये जो क्लासेस चलती हैं दोस्तों, ये लगभग 360 या 360 की पिक्सल्स पर चलती हैं, पी पर, जो आप लोगों ने यूट्यूब पर देखा होगा कि लाइक अलग अलग उस पर अलग अलग क्वालिटी पर आप अलग अलग चेंज कर सकते हैं। तो अभी क्या है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं जो बेचारे गांव वगैरह में हैं, तो जिनके यहाँ 3G बहुत मुश्किल से पहुंच रहा, 4G तो छोड़ो, यस और नॉट, सो जिनके यहाँ 4G नेटवर्क नहीं है, हाँ, या जिनके पास 2G भी है, तो अब वो बच्चे भी टाइम्स कोचिंग के इस क्लास का लाभ उठा पाएँ। और बहुत सारे बच्चे जो आप लोग हैं, आप लोगों ने मान लो 2-2 3-3 क्लास ले रखी हैं, तो अगर आप पूरे दिन भर यही क्लास देखते रह रहे तो आपका डेटा भी बहुत उड़ रहा है। तो अगर आप मान लो 460 में या 360 इतना चलाते हो तो डेटा भी उड़ रहा है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी जो ऐप लॉन्च हो रही है इसमें जो आपकी जो वीडियो क्वालिटी होगी, जो वीडियो होगी वो आप थोड़ा कम क्वालिटी करके भी देख सकते हैं और HD क्वालिटी में भी देख सकते हैं। जिनके पास वाईफाई है, दोज हु आर हैविंग अनलिमिटेड इंटरनेट पैकेजेस, तो वो HD क्वालिटी में भी क्लास देख सकते हैं। जिनके पास बिल्कुल 2G की फैसिलिटी है, जिनके पास इंटरनेट बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं है, तो वो उनकी क्लास भी स्मूथली रन हो, इसलिए हम लोगों ने अपनी ऐप को इस तरीके से कुछ डिज़ाइन किया है। और इस तरीके की ऐप मोस्टली बस 2-3 दिन में या कल परसों में, जैसे आप ऐप खोलोगे तो आएगा अपग्रेड करोगे, पूरा सिनारियो बदल जाएगा और बहुत सिस्टमैटिक ऐप होगा। और उसमें कुछ नहीं, उसमें आप लोगों को सिर्फ मिलेगा लाइव क्लास, और उसमें आप लोगों को मिलेगा अलग से, जैसे क्लास है मान लो इकोनॉमिक्स की जो क्लासेस अभी तक हो चुकी हैं सब आपको एक साथ देखने को मिल जाएंगी अलग से। जैसे अभी भी हमारे जो ये सिस्टमैटिक तो है, यहाँ तो सिस्टमैटिक है इसमें वेबसाइट में, और फिर आप ना तो उस ऐप में स्क्रीनशॉट ले पाओगे ना उस ऐप को आप लोग बस आपको अगर कुछ देखना है तो आप दोबारा से प्ले करिए, दोबारा से पढ़िए। तो उसमें भी हम लोग अनलिमिटेड स्ट्रीमिंग कर रखी है, आप लोग जितने बार चाहें स्ट्रीम कर सकते हैं। लेकिन बस कोर्स ख़त्म होने के 1.5-2 महीने बाद हम लोग उस वीडियो के ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, आपकी ऐप से ख़त्म हो जाएगी। इसलिए दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रियल टाइम में पढ़िए तो ज़्यादा अच्छा है। फिर आपका ऑनलाइन क्लास लेने का मतलब क्या हुआ, तो बहुत सारे बच्चे हैं जो कॉल करते कहते हैं सर मैं रियल टाइम पढ़ नहीं पाता, तो फिर मैं बाद में देखता हूं। फिर भाई तुम रिकॉर्डेड वीडियोस ले लेते, फिर फायदा क्या हुआ, राइट। तो दोस्तों आप लोग पूरे हिंदुस्तान में इस खबर को फैला दो, जिससे बहुत सारे बच्चे भी लाभ उठा पाएं और बढ़िया, और हम लोग भी बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो अपने काम को लेकर। और जितना भी जो आज जो हमने जो भी सफलता प्राप्त हुई है, हम लोगों को सफलता मतलब अभी तो सफलता तो नहीं कहेंगे इसे, लेकिन जितना भी बच्चों ने जाना है टाइम्स कोचिंग का, तो वो सिर्फ आप लोगों की वजह से ही, सिर्फ आप लोगों ने ही उसे पब्लिसिटी की, आप लोगों ने ही एडवर्टीजमेंट की, आप लोगों ने ही इस चीज़ को फैलाया। सो द टाइम्स कोचिंग इज़ वेरी थैंकफुल फॉर यू गाइस always, right? Or students are always lovable, students are always we always have a very good love for our students, right? हमेशा से ही। लेकिन अगर आप बहुत अच्छे पढ़ने वाले हैं और आपको इतनी क्वालिटी टीचिंग लर्निंग यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है, तब भी बेटा आप लाभ ना उठा पाओ तो ज़िंदगी में बेटा बहुत कभी ना कभी पछताओगे, राइट। ओम प्रकाश गुप्ता फ्रॉम अरबल बिहार, नोट्स नहीं बना पाते हैं सर, तो तू रुक जा, ठीक है, तू तो कुछ नहीं कर पाएगा, है ना। अभी तू आज पहली बार ज्वाइन किया, पहली बार डंडा कर रहा, नोट्स नहीं बना पाते, सब बना लेगा, नहीं बना पाते तो ब्लॉग दे रखा है, पढ़ ले वहाँ से bharatbanking.blogspot.in, और बढ़िया अपडेटेड नोट्स भी आप लोगों को मिलेंगे, बिल्कुल चिंता मत करो। इफ़ यू हैव द ट्रस्ट हेयर, योर ट्रस्ट कैन नॉट बी ब्रेक्ड, राइट।
बस इतनी सी बात कह सकता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। अगर आपको हम पे भरोसा है तो आपका भरोसा मरते दम तक टूटने नहीं देंगे। सो दोस्तों बस आप लोग पढ़ते रहिए, सिलेक्शन के लिए आगे सोचते रहिए। चलिए दोस्तों वापस चलते हैं। तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो हैं, सरकार के जो बॉन्ड्स हैं, तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके द्वारा गवर्नमेंट लोगों से पैसा उधार लेती है, जिनके द्वारा सरकार लोगों से पैसा उधार लेती है, तो उसे बोलते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स। और गवर्नमेंट बॉन्ड्स का जो एग्जाम्पल है उसे कहते हैं एनएससी और केवीपी। तो दोस्तों जो एनएससी और केवीपी जो है, जरा इसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करते हैं और जरा एनएससी और केवीपी को देखते हैं। तो दोस्तों जो एनएससी और केवीपी है, सबसे पहली बात तो ये गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं, अर्थात एनएससी और केवीपी के जरिए सरकार लोगों से पैसा उधार लेती है। अब एनएससी और केवीपी के जरिए सरकार लोगों से पैसा उधार कैसे लेते हैं, जरा इसके बारे में बताने की कोशिश करते हैं और आप लोगों को बढ़िया तरीके से सिखाते हैं। राइट ना, तो जो एनएससी है, जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, सबसे पहली बात जो आप लोगों को पता होनी चाहिए वो ये कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को इशू कौन करता है। तो जो एनएससी है इसे इशू करता है कौन? इसे इशू करता है दोस्तों, इसे सबसे पहली बात इसे जारी कौन करता है? तो इसे इशू करता है पोस्ट ऑफिसेस। तो एनएससीज को जारी होते हैं किसके द्वारा? पोस्ट ऑफिसेस के द्वारा। दूसरी बात, एनएससी को जारी पोस्ट ऑफिस करता है। एंड द थर्ड पॉइंट इज दैट, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि एनएससी जो है वो पोस्ट ऑफिस जारी करता है। मतलब अभी कल आप एक पोस्ट ऑफिस में जाना और पोस्ट ऑफिस में कहना कि भाई साहब मुझे अपना पैसा एनएससी में जमा कराना है, तो पोस्ट ऑफिस वाले कहेंगे भाई साहब एक काम करो, कितना जमा कराना है? मान लो आपने कहा 1000, 10,000। हाँ, इससे पहले मैं बता दूं, इट कैन बी इशूड in the denomination of, it can be issued in the denomination of किसमें? 500 और 50 रुपीज 100, राइट, रुपीज 500, तो 100 रुपीज 500, रुपीज 1000, रुपीज 5000 और रुपीज 10,000। तो ये इस समय 5 डिनोमिनेशन में अवेलेबल है, 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 5000 रुपये और 10,000 रुपये। तो ये 5 प्रकार के, जैसे इंडिया में जो भारत में नोट्स हैं, तो भारत में जो इंडियन नोट्स हैं जो आपके घर में हैं, आपकी जेब में है, वॉलेट में है, तो नोट्स के डिनोमिनेशंस कौन कौन से हैं? डिनोमिनेशन मतलब अंकित राशि, तो डिनोमिनेशन मतलब अंकित राशि। तो डिनोमिनेशन किस किस का है? जैसे 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, 2000 रुपये, बीच में 200 रुपये, राइट। तो इसी प्रकार से जो एनएससी है इसके डिनोमिनेशंस पोस्ट ऑफिस में 100, 500, 1000, 5000, 10,000। तो यहाँ पर एक बात समझ में आई कि जो पोस्ट ऑफिस में एनएससी है इसकी जो मिनिमम लिमिट है, न्यूनतम आप एनएससी में कितना रुपए जमा कर सकते हैं? 100। और वहीं पर अगर हम बात करें तो जो एनएससी है उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है, उसकी अधिकतम सीमा कितनी है रुपीज़? सुन लो, नो लिमिट, अर्थात आप जितना चाहें उतना पैसा एनएससी और केवीपी में जमा कर सकते हैं। सो देयर इज नो लिमिट ऑफ डिपॉजिटिंग मनी इन द एनएससी एंड केवीपी। तो एनएससी और केवीपी में पैसे जमा करने की कोई मिनिमम और मिनिमम लिमिट है 100, मैक्सिमम लिमिट नो लिमिट। ये पेपर का भी सवाल है और कई एग्जाम में आता भी है। तो ऐसे हम बोलते हैं एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, राइट ना। इसके अलावा हम कुछ और बातें करते हैं तो आप लोगों को पता चलता है कि जो एनएससी है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, ये एक्चुअली है क्या। तो आप पोस्ट ऑफिस में गए, उन्होंने कहा भाई साहब, आपने कहा भाई साहब पैसा जमा कराना है, उन्होंने कहा किस में? तो मान लो आपने कहा एनएससी, आपने कहा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में, तो वो आपसे पूछेंगे जनाब कितना। मान लो आपने कहा, वो आपसे पूछेंगे जनाब कितना, तो मान लो आपने कहा 2 लाख, तो कहेंगे लाइए, आपने 2 लाख रुपए दिए, वो आपको एक पेपर पढ़ा के देंगे। सुनिए ध्यान से, उस पेपर के ऊपर लिखा होगा क्या? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लिखा होगा आपका नाम और लिखा होगा अमाउंट। और मैं आपको बता दूं कि जो एनएससी है इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है, तो इसका मैच्योरिटी पीरियड है कितना दोस्तों? इसका मैच्योरिटी पीरियड है कितना? 5 ईयर्स। मतलब अधिक से अधिक आप एनएससी 5 सालों के लिए जमा
कर सकते हैं। तो जो एनएससी है वो 5 सालों के लिए जमा होता है, तो इसे बोलते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और उसे हम बोलते हैं एनएससी, राइट। अब आपको मैंने बताऊं कि 5 साल के लिए जमा तो होता ही है, 5 सालों के लिए जमा तो होता ही है, लेकिन दोस्तों इसका लॉक इन पीरियड भी 5 साल है। लॉक इन पीरियड 5 साल का मतलब हुआ एक बार अगर आपने पैसा जमा कर दिया तो वो 5 सालों से पहले विड्रॉ नहीं हो सकता। अगर आपने एक बार पैसा जमा कर दिया तो 5 साल से पहले आप उस पैसे को विड्रॉ, आप उस पैसे को नहीं निकाल सकते हैं। तो इसे हम बोलेंगे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। इट कैन नॉट बी विड्रॉन बिफोर 5 ईयर्स, 5 साल से पहले, राइट। दोस्तों अब आपने उस पेपर के ऊपर लिखा आपका मान लो 2 लाख रुपए, आपका नाम, राइट, और उसमें लिखा नीचे मैच्योरिटी 5 साल और नीचे लिखा होगा इंटरेस्ट रेट। तो दोस्तों जो वर्तमान में इंटरेस्ट रेट चल रहा है, जो ब्याज दर चल रहा है वो 8% पर एनम, 8% पर एनम, वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो 8% प्रति वर्ष और चक्रवर्तिक ब्याज, तो 8% प्रति वर्ष और चक्रवर्तिक ब्याज के आधार पर आप लोगों को पैसा क्या करना होता है, उसमें जमा करना होता है। सो दिस इज कॉल्ड एनएससी, दिस इज कॉल्ड नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। इसे कहते हैं राष्ट्रीय बचत पत्र, राइट नाउ। सो इसके अलावा थोड़ा सा और आगे चलते हैं, थोड़ा सा और ज्ञान देते हैं कि एनएससी के बारे में आप लोगों को बढ़िया बातें बताते हैं। तो जो एनएससी है, जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, वो है क्या, तो देखिए, तो जो एनएससी है, जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, जो राष्ट्रीय बचत पत्र है, रविशंकर यादव 100% क्लास लाइव है। तो इसने लिखा हेलो सर, मैंने हेलो सर का रिप्लाई नहीं दिया तो कह रहा सर लाइव हैं। हाँ बिल्कुल लाइव हैं, लेकिन तेरे हेलो का जवाब दूं क्या मैं बीच में? अब क्लास शुरू हुई, तेरी क्लास शुरू हुई 3:30 बजे और तू 4:23 पे कह रहा है हेलो सर, तो तेरे हेलो का जवाब दूं मैं, है तब तो ये पता चलेगा सर लाइव हैं। क्या मजाक बना रखा क्या टाइम्स कोचिंग ने? अगर लाइव क्लास है तो लाइव क्लास ही चलेगी, ऊपर भी लाइव क्लास ही लिखा होगा नाउ। सो दोस्तों दिस इज कॉल्ड एनएससी और एनएससी का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% प्रति वर्ष। तो दोस्तों आपसे पोस्ट ऑफिस ने कहा कि भाई साहब 2 लाख रुपए आपने जमा कर दिए, अब आप एक काम करिए कि आप मेरे पास 5 साल के बाद आइए और अपने 2 लाख रुपए और उस पर 8% का प्रति वर्ष के हिसाब से, कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से इतना पैसा ले जाइए। तो उसे हम कहेंगे बताइए क्या सरकार ने आप लोगों से 2 लाख रुपए 5 सालों के लिए 8% पर ब्याज लोन लिया या नहीं लिया? जल्दी जवाब कमेंट में करिए, लिया या नहीं लिया? तो दोस्तों लिया। इसका मतलब है क्या सरकार लोगों से पैसा उधार लेती है या नहीं लेती है? लेती है। तो इसे हम बोलते हैं एनएससी, राइट। सो दोस्तों सर लॉन्ग डेटेड पीरियड अप टू 40 ईयर्स। सो विद्यानंद कुमार सर लॉन्ग डेटेड पीरियड अप टू 40 ईयर्स। तो मैं समझा नहीं विद्यानंद कुमार, मैं कुछ समझा नहीं आप क्या पूछ रहे हो, राइट। अभी देखो ओम प्रकाश कह रहा था सर 2-3 बार रिपीट करिए, पहली क्लास है। अब ये यस यस चिल्ला रहा, तो बेटा आप तो ये पूरा समझ में आने लगा। सो चलते दोस्तों नाउ आगे बात करते हैं कि देखिए एक और बात बता दें कि वॉट एवर द अमाउंट यू आर इन्वेस्टिंग ऑन द एनएससी इट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्सेस। जो भी पैसा आप लोगों ने EXE, तो जो भी पैसा आप लोगों ने एनएससी पे लगाया तो इट इज एग्जाम्प्टेड, इट इज टैक्स एग्जाम्प्टेड। हाँ मतलब इस पर जो कर है, कर माफ होता है। अब कैसे कर माफ होता है वो आप लोगों को टैक्सेशन की क्लास में, जब हम टैक्सेशन पढ़ेंगे, जब हम कर व्यवस्था पढ़ेंगे, तब आपको पता चल जाएगा कि जब टैक्सेशन की क्लास लेंगे तो बताएंगे कैसे एनएससी पर माफ होता है। लेकिन बस अभी के ज्ञान के लिए समझ लो अप टू ₹1.5 लाख, अर्थात अगर आप 1.5 लाख रुपए तक का पैसा इन्वेस्ट करते हैं किस पे? एनएससी, किस पर? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पर। अगर आप 1.5 लाख रुपए तक का पैसा एनएससी पर इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसे पर जो टैक्स है वो क्या होगा? माफ होगा। लेकिन मैक्सिमम माफ कितने का होगा? सिर्फ 1.5 लाख तक का होगा, सिर्फ मैक्सिमम माफ। अब कैसे माफ होगा वो आपको बाद में बताएंगे। सर एनएससी में इंटरेस्ट गवर्नमेंट को मिलेगा या हमें? वाह भाई वाह नीलम खान, तुमने बिल्कुल ही हमारी बेइज्जती कर दी क्लास की। एनएससी में इंटरेस्ट गवर्नमेंट को मिलेगा या हमें? अरे नीलम जी ये बताइए कि आप एनएससी में पैसा जमा कर रहे हैं तो आपने जब पैसा जमा किया तो पैसा इंटरेस्ट आपको मिलेगा या सरकार को मिलेगा? और लोन भी सरकार ले रही है तो इंटरेस्ट तो आपको ही मिलेगा नीलम जी ना।
So this is called all about NSC, and this is called all about National Saving Certificate. Now the next instrument here is KVP, किसान विकास पत्रा। दोस्तों नेक्स्ट इज किसान विकास पत्रा, NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, राष्ट्रीय बचत पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, राष्ट्रीय बचत पत्र। सो केवीपी किसान विकास पत्रा क्या होता है? सो दोस्तों किसान विकास पत्रा देखो ओम प्रकाश कितना एक्टिव हो गया, अब कह रहा हमें मिलेगा सर। सो दोस्तों अभी तो ये कह रहा था 2-3 बार बोलो समझ में नहीं आया, अब ये बड़ा मौज ले रहा है। इसलिए बेटा कहते हैं ठंड रखो थोड़ी, सही है। कब पढ़ाना, क्या पढ़ाना, कैसे पढ़ाना, कितना पढ़ाना, ये सब मास्टर साहब को आता है, राइट। और ये सब आया नहीं, ये सब हजारों बच्चों, लाखों बच्चों ने सिखाया। सो दोस्तों इन द मीन टाइम ऑफ माई टीचिंग एक्सपीरियंस आई गॉट थ्रू मतलब ऑल द लर्निंग्स फ्रॉम माई स्टूडेंट्स ओनली। सो देयर वर सो मैनी ब्राइट स्टूडेंट्स I had met in my life, and with the help of those bright students today I'm able to teach like that। हाँ, ज़्यादा अच्छा नहीं कि अगर आप 5 साल पहले मुझसे 6 साल 8 साल मिलते तो ऐसा मैं नहीं पढ़ाता था, लेकिन आज ऐसा पढ़ा रहा हूँ। अब आज से 5-10 साल बाद अगर आप मुझे कहीं मिलोगे या कभी मेरी क्लास लोगे ऑनलाइन या कोई भी, या आप तो नहीं लोगे, जब तक तो आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी, मतलब कोई और लेगा, तो आप देखोगे तो उसमें और एक्स्ट्रा टैलेंटेड वे से और बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहा हूँगा, क्योंकि टीचर्स आर ऑलवेज लर्नर्स, राइट। सो दोस्तों दिस इज कॉल्ड केवीपी किसान विकास पत्रा। सो केवीपी किसान विकास पत्रा क्या होता है देखते हैं। तो सबसे पहली बात, किसान विकास पत्रा भी हमारे पोस्ट ऑफिस में ही अवेलेबल होता है। जैसे कि आप लोगों ने कभी अपने घर में, रिश्तेदारों में या कहीं भी शायद ऐसा सुना होगा कि अपना पैसा पोस्ट ऑफिस में जमा कराओ, और जमा कराने के बाद कुछ सालों में पैसा हो जाता है दुगना, ऐसा आपने कई बार सुना। तो दोस्तों वो कुछ नहीं, वो यही है, तो वो किसान विकास पत्रा ही है। तो किसान विकास पत्र में अगर आप पैसे डिपॉजिट कराते हैं तो वो कुछ महीनों में क्या हो जाता है दुगना, कुछ सालों में क्या हो जाता है दुगना हो जाता है। क्या मतलब है, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन देखिए आप, थोड़ा ज्ञान। सबसे पहली बात, जो किसान विकास पत्र है भारत में, इट वॉज स्टार्टेड in the year 1988 when the किसान विकास पत्र was started in the 1988। उस समय जो पैसा डबल होता था वो 5.5 साल में डबल होता था, लेकिन धीरे धीरे इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने लगा और इसका जो डबल होने का प्रोसेस है वो बढ़ता गया। और दोस्तों बता दूं 2011 में सरकार को इसमें कुछ घपला घोटाला लगा, तो सरकार ने इसे डिसकंटिन्यूड कर दिया, सरकार ने इसे बंद कर दिया। अब सरकार ने डिसकंटिन्यूड कर दिया, लेकिन दोस्तों जब 2014 में बीजेपी की सरकार आई तो बीजेपी ने इसे रीलॉन्च्ड कर दिया, अर्थात दोबारा से प्रारंभ कर दिया। सो 2014 में इट हैज बीन रीइश्यूड, इट हैज बीन रीलॉन्च्ड बाय द बीजेपी गवर्नमेंट, राइट। और दोस्तों अभी ये पोस्ट ऑफिस में ही उपलब्ध होता है, लेकिन उस समय जब मैं आर्टिकल पढ़ रहा था तो मैंने देखा था कि सरकार ने कहा था पोस्ट ऑफिस के अलावा सरकारी बैंकों में भी मिलेगा, लेकिन अभी सिर्फ पोस्ट ऑफिस में है, राइट। और ये जो किसान विकास पत्र है ये है इस समय इन द ऑफ द डिनोमिनेशन ऑफ, इसका जो डिनोमिनेशन है वो है दोस्तों 1,000 रुपीज़, 5,000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़, 50,000। दोस्तों अभी ये 1,000, 5,000, 10,000 और 50,000 ये 4 प्रकार के किसान विकास पत्रा हमारे हिंदुस्तान में हैं। तो यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन जानने को मिली कि जो किसान विकास पत्रा है वो मिनिमम 1,000 रुपये का है और मैक्सिमम 50,000 रुपये का है। लेकिन बता दूं कि जो मिनिमम किसान विकास पत्रा में आप जो मिनिमम लिमिट की बात करते हैं तो मिनिमम रुपीज़ 1,000, क्योंकि 1,000 का ही है। लेकिन बता दूं देयर इज़ नो मैक्सिमम लिमिट ऑफ डिपॉजिटिंग मनी इन द किसान विकास पत्रा। तो किसान विकास पत्रा में कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, अर्थात आप जितना चाहें उतना पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। क्योंकि कभी सोचो सरकार ये कहेगी कि भाई साहब ज़्यादा पैसा मत देना, पेट भर जाएगा हमारा, कभी ऐसा कहेगी नहीं, अर्थात आप जितना चाहें उतना पैसा इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। तो ऐसे बोलेंगे किसान विकास पत्रा, मिनिमम लिमिट 1,000 रुपये, मैक्सिमम लिमिट नो लिमिट। सो दिस इज कॉल्ड KVP। बोलो भाई ज्ञान प्राप्त हो रहा है नहीं? अब आप लोग सोच रहे होगे सर ज्ञान तो जब प्राप्त होगा जब आप ये बताओगे कि पैसा डबल
कब हो रहा, ये तो आपने सीख लिया क्या है। तो दोस्तों मुद्दे की बात, तो इस समय जो किसान विकास पत्र है इसका पहले आप लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट जान लीजिए। तो इस समय जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो चल रहा है 7.7% पर एनम। दोस्तों 7.7% प्रति वर्ष। और दोस्तों जो पैसा डबल हो रहा है, जो पैसा दुगना हो रहा है, वो हो रहा है आजकल 112 मंथ्स में। भाई 112 मंथ्स का मतलब है 9 ईयर्स एंड 4 मंथ्स। दोस्तों 9 साल और 4 महीनों में पैसा दुगना मिलेगा। अगर आप लोग अपना पैसा किसान विकास पत्र केवीपी के अंदर डिपॉजिट करते हैं तो आपका पैसा 9 साल 4 महीने 112 महीने में दुगना मिलता है। जल्दी से बताइए दोस्तों, मुझे कमेंट में ये आंसर जरूर चाहिए, नहीं तो फिर रविशंकर जैसे बच्चे कहेंगे क्या सर लाइव हैं आप। दोस्तों आप लोग जल्दी से बताइए देखकर कि यहाँ पर जो केवीपी है, यहाँ पर जो किसान विकास पत्र है, आप लोगों ने 2 लाख रुपए गवर्नमेंट को जमा किए, मान लो 2 लाख रुपए, राइट। 2 लाख रुपए जमा किए, सरकार ने कहा भाई साहब आप 9 साल 4 महीने बाद 112 महीने बाद आना मुझसे 7.7% पर एनम के हिसाब से, और 100 और 2 लाख का 4 लाख रुपए लेके चले जाना। जल्दी बताइए क्या सरकार ने आप लोगों से 2 लाख रुपए 9 साल 4 महीने के लिए 7.7% के इंटरेस्ट रेट पर उधार लिए या नहीं लिए? कम ऑन जल्दी दोस्तों, सारे लोग जितने लाइव देख रहे हैं इस समय मुझे सबका जवाब चाहिए। और मुझे पता है आप लोगों को अभी कमेंट करने में भी दिक्कत आती, जो लोग फुल स्क्रीन पे रहते होंगे तो उनके पास कमेंट का ऑप्शन ही नहीं आता होगा। अगर आप हाफ स्क्रीन पे देख रहे हैं तभी कमेंट का ऑप्शन आता होगा, लेकिन जब ऐप जो 1-2 दिन में आएगी उसमें सारे ऑप्शंस छकाचक होंगे। बिल्कुल चिंता मत करो, आप लोगों की बातों को ही ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये सब काम किए हैं। सो इसे कहेंगे एनएससी, इसे कहेंगे केवीपी। तो थोड़ा घुमा लो वे, जैसे विद्यानंद ने घुमा लिया, फोन जवाब दे दिया। तो बाकी तुम लोग भी जवाब दो जल्दी से, समझ में आया है नहीं और सरकार ने लोन लिया है नहीं, तो इसे कहते हैं एनएससी और केवीपी। हाँ, वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो एनएससी है, जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, इसका लॉक इन पीरियड, अगर इसके लॉक इन पीरियड की बात की जाए तो इसका जो लॉक इन पीरियड है दोस्तों, इसका लॉक इन पीरियड जो है वो है, लॉक इन पीरियड जो है वो क्या है, तो इसका लॉक इन पीरियड है 2.5 ईयर्स। अर्थात आप 2.5 साल तक पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हैं और 2.5 साल के बाद पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। सो दोस्तों दिस इज कॉल्ड एनएससी एंड दिस इज कॉल्ड केवीपी। दोस्तों ये रहे गवर्नमेंट के बॉन्ड्स। अब मैं आप लोगों को एक बहुत लवली बात बता दूं कि जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड, प्लीज डबल होने के बाद, पैसे डबल होने के बाद सर टैक्स कितना देना होगा तो पैसे डबल होंगे तो फिर वो उस साल की आपकी इनकम बनेगी, तो जब आपके अकाउंट में जाएगी तो आप उस पर इनकम टैक्स देंगे, राइट। तो जो भी आपको, जो आपकी इनकम बन रही है उस पर इनकम टैक्स देंगे आप लोग। गवर्नमेंट बॉन्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज। दोस्तों गवर्नमेंट बॉन्ड्स को गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड्स को गिल्ट एज्ड प्रतिभूति भी कहते हैं। Why it is, what is the meaning of gilt edged here? So government bonds को gilt edged security, government bonds को gilt edged प्रतिभूति भी कहते हैं। तो अब ये gilt edged का मतलब क्या है तो जरा देखिए, ये जो gilt edged का मतलब होता है gilt edged securities। So gilt edged का मतलब होता है highly safe, गिल्ट एज्ड का मतलब होता है हाईली सिक्योर। एज्ड अगर आप लोगों की वजह से दिख नहीं रहा हो तो मैं स्पेलिंग बताता हूं, GILTEDGED, गिल्ट एज्ड सिक्योरिटी। हिंदी में भी इसे गिल्ट एज्ड प्रतिभूति कहते हैं और गिल्ट एज्ड का मतलब होता है हाईली सेफ एंड हाईली सिक्योर। अर्थात वंस यू हैव इन्वेस्टेड योर मनी इन द एनएससी इट वुड बी सेव्ड, इट वुड बी हाईली सेव्ड एंड हाईली सिक्योर। सो दिस इज कॉल्ड एनएससी, दिस इज कॉल्ड केवीपी। बोलो भैया जल्दी से, समझ में आया या नहीं आया? सो दिस इज कॉल्ड एनएससी एंड केवीपी। अर्थात अगर आप लोगों ने अपना पैसा एनएससी और केवीपी पर इन्वेस्ट किया तो पैसा मारा नहीं जाएगा, तो इसे कहेंगे क्या, गिल्ट एज्ड। सो सर इसका बेनिफिट इनकम टैक्स 80C में मिलेगा। बहुत बढ़िया विद्यानंद कुमार जी, इसका मतलब यू आर वेरी स्मार्ट। और शांतनु जल्दी से अपना एक बार सवाल रिपीट करना, आप कुछ पूछ रहे थे, मैंने कहा था अभी आएगा तो शायद मैं भूल गया यार आपका सवाल, तो एक बार फिर से सवाल पूछना। एंड बता दूं विद्यानंद कुमार जी, इट इज़ नॉट अ टैक्स एग्जाम्प्टेड इंस्ट्रूमेंट। सॉरी विद्या कुमार, मैं भूल गया था, तो भूल गया था मैं कि इसको बताना केवीपी के बारे में ये स्टेटमेंट। तो इट इज़ नॉट टैक्स एग्जाम्प्टेड,
नॉट टैक्स एग्जैम्प्टेड, मतलब इस पर कर माफ नहीं है। अर्थात अगर आप लोगों ने किसान विकास पत्रा में पैसा जमा कर रखा है तो इस पर टैक्स माफी नहीं मिलेगी, नॉट टैक्स एग्जैम्प्टेड, राइट। सर क्या, हाँ ये भी बात बहुत बढ़िया पूछी गौरव माहौर आपने कि सर क्या केवीपी में सिर्फ फार्मर्स, नहीं, केवीपी सिर्फ नाम है इसका सिर्फ नाम है, किसान विकास पत्रा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फार्मर कैन डिपॉजिट मनी, एनीवन कैन डिपॉजिट मनी, लेकिन ये है कि जो इससे पैसा कलेक्ट होता है वो सरकार एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, कृषि के विकास पर खर्च करती है, राइट। नाउ गौरव माहौर, वेरी लवली क्वेश्चन। सो व्हाट इज द एलिजिबिलिटी ऑफ केवीपी? देयर इज नथिंग एलिजिबिलिटी। अगर आप चाहें तो आप जमा कर सकते हैं। सो ऐसी कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। एलिजिबिलिटी का मतलब क्या पूछना चाहते हैं विद्यानंद जी? ना शांतनु साहा, सो सर ऑफ शेयर्स होल्डर और ओनर्स ऑफ द कंपनी, यस बिल्कुल सही। देन इफ द कंपनी शुड टेक एनी डिसीजन देन ओके ना। तो दोस्तों आप थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं और बताते हैं आप लोगों को शेयर्स के बारे में थोड़ा और लवली लेवल का ज्ञान देते हैं। शांतनु, देखिए दोस्तों इस तरीके के बढ़िया क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोगों को और बेहतरीन डिस्कशन मिलेगा। लेकिन अगर आप इर्रेलीवेंट सवाल पूछोगे, बीच बीच में चुदुर करोगे कि ऐसे आप बीच बीच में चुलचुलाते हैं आजकल बच्चे, तो कैसी चुलबुली मस्ती तुम लोगों को, तो अब तुम लोग बीच बीच में पूछ रहे क्या, तुम लोग बीच बीच में कर रहे क्या, कि तुम लोग बीच बीच में कर रहे कि सर क्या ये सेबी का बता दो। अरे सर को सब पता है कब बताना है कब नहीं, तो अभी सेबी अभी नहीं, जो पढ़ा रहे उससे पूछो। हाँ वो भी आपने सेबी मतलब पढ़ाई था मैंने, लेकिन अभी सेबी मैंने बताया नहीं, अभी मैं सेबी बताऊंगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा, तो डोंट वरी, राइट। सो बीच में आप कितने ही सवाल पूछो। शांतनु, योर क्वेश्चन इज वेरी लवली, राइट ना। सो क्वेश्चन तो पढ़ लूँ यार, क्या है। सो इफ यस देन द कंपनी, यस कंसल्ट द शेयर होल्डर। देखो ये पूछना चाह रहे हैं, सो जो शेयर होल्डर्स हैं वो कंपनी के मालिक कहलाते हैं। तो इफ द कंपनी शुड टेक एनी डिसीजन, अगर कंपनी ने कोई डिसीजन लिया देन कंपनी हैव टू कंसल्ट शेयर होल्डर्स, तो क्या कंपनी को शेयर होल्डर से डिस्कशन करना पड़ेगा? तो देखो आपको इसका सवाल का जवाब बताते हैं। सो दोस्तों जो शेयर्स होते हैं, जो अंश होते हैं, वो जनरली दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो। तो जितने भी शेयर्स हैं, जितने भी अंश हैं, वो जनरली दो प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? देखिए 2 टाइप्स। एक तो जो शेयर होता है वो होता है, एक शेयर होता है जिसे बोलते हैं इक्विटी शेयर, और एक होता है जिसे बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। सो जो कंपनी के जो शेयर्स हैं वो दो तरह के हैं। हिंदी में भी इसे इक्विटी, इसे प्रेफरेंस, प्राथमिकता, लाइक इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये दो तरह के शेयर्स हैं। अब जरा इस पर टॉक करते हैं कि इक्विटी शेयर्स क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स क्या है, इनका मतलब क्या है। तो दोस्तों इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में जरा ज्ञान प्राप्त करते हैं तो थोड़ा ध्यान से सुनना। इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स क्या है? ये जो इक्विटी शेयर्स हैं ये जनरली जो कंपनी है वो अपने डायरेक्टर्स, जनरली जो कंपनी है वो अपने डायरेक्टर्स या अपने प्रमोटर्स को ही जारी करती है। मतलब जनरल पब्लिक को, जो आम पब्लिक है, वो कंपनी के इक्विटी शेयर्स नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन वहीं बता दूं प्रेफरेंस शेयर्स ये ऑल पीपल, कोई भी इसको खरीद सकता है एट फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ डिविडेंड, एट फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ डिविडेंड। तो जो लाभांश आया था, याद करो लाभांश, विच इज इक्वली डिवाइडेड अमंग ऑल द शेयर होल्डर्स फ्रॉम द प्रॉफिट। लाभांश का मतलब है लाभ का वह अंश जो एक कंपनी हर एक शेयर होल्डर को बराबर हिस्सों में बांटती है। बताया था अभी 20 रुपए निकल के आया था जो क्लास में। नाउ तो दोस्तों जो प्रेफरेंस शेयर है ये आमतौर पर किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है एक फिक्स्ड इंटरेस्ट ऑफ डिविडेंड। अगर डिविडेंड आया, जो प्रॉफिट आया उसका इतने % डिविडेंड दिया जाएगा, तो इसे बोलते हैं इक्विटी शेयर्स, इसे प्रेफरेंस शेयर्स। तो आमतौर पर जब कोई कंपनी अपने मेन डायरेक्टर्स के बीच में शेयर जारी करती है, या प्रमोटर्स, जो मेन कंपनी के की पीपल हैं, जो मेन लोग हैं, तो उन्हें कहते हैं इक्विटी शेयर्स। जनरली पब्लिक को इशू करती है क्या? प्रेफरेंस शेयर्स, राइट। तो इसे बोलते हैं इक्विटी, इसे बोलते हैं प्रेफरेंस। तो ये दो टाइप्स के शेयर्स हैं, दो टाइप्स के अंश हैं। लेकिन थोड़ा और डिस्कशन देते हैं आप लोगों को और बढ़िया ज्ञान मिलता है। जरा ध्यान सुनते आइए कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं और जो इक्विटी अंश धारक हैं, दे आर कॉल्ड, ऑल द शेयर होल्डर्स, सभी शेयर होल्डर्स कंपनी के मालिक कहलाते हैं, मैंने आपको बताया। लेकिन जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं दे आर कॉल्ड
रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स आर कॉल्ड रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो जो कंपनी के मेन मालिक होते हैं, जो कंपनी के मेन डायरेक्टर होते हैं, इन्हें बोलते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो कंपनी के जो रियल मालिक हैं, कंपनी के जो मेन डायरेक्टर्स हैं, दे आर कॉल्ड इक्विटी शेयर होल्डर्स, राइट। तो अब आप लोगों को बता दूं कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, दे आर कॉल्ड द रियल डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। इसका मतलब है कि जो इन्होंने पूछा शांतनु ने कि जब कोई कंपनी कोई डिसीजन लेती है, तो जब कोई कंपनी डिसीजन लेती है, एक मिनट, हेलो, तो दोस्तों थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करते हैं हम लोग यहाँ पर। जब इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें कंपनी का रियल मालिक कहते हैं, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कंपनी के रियल मालिक नहीं कहलाते हैं, लेकिन वो मालिक तो कहलाते हैं। तो शांतनु जी, जब कंपनी की जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है, मैं आपको बता दूं, हर कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग्स होती हैं, जिन एनुअल जनरल मीटिंग्स में सभी इक्विटी शेयर होल्डर्स पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पार्टिसिपेशन का चांस नहीं होता है। इसका मतलब आपका जवाब बहुत क्लीन तरीके से मिल गया होगा शांतनु, कि जो कंपनी के डिसीजंस हैं वो कौन, शेयर होल्डर्स नहीं लेते, वो कौन लेते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स लेते हैं। क्या बात समझ में आ गई? एक और एडिशनल बात बता दूं, जब कंपनी डिसॉल्व होगी, जब कंपनी बंद होगी, तो सबसे पहले पैसा दिया जाएगा डिबेंचर होल्डर्स को। ध्यान सुनना, जब कंपनी डिसॉल्व होगी तो सबसे पहले पैसा दिया जाएगा डिबेंचर होल्डर्स को। तो जो ऋणपत्र धारक हैं, हिंदी में ऋणपत्र धारक हैं, उसके बाद पैसा दिया जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, उसके बाद पैसा दिया जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बाद अब जो पैसा बचेगा, फिर पैसा दिया जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को। अगर बचा तो दिया जाएगा, नहीं बचा तो भैया जयराम जी की घर निकल लो। सो दोस्तों, इसे हम कहेंगे द डिसॉल्यूशन के समय कंपनी का तो किस तरीके से काम चलती है। हाँ, अजीत यादव ने पूछा कि फिक्स्ड डिपॉजिट में भी पैसा डबल हो जाता है, ये भी क्या फाइनेंशियल मार्केट में आएगा? तो अजीत यादव जी, तो जो एनएससी मैंने बताया, जो मैंने केवीपी बताया, ये एक्चुअली पोस्ट ऑफिस के फिक्स्ड डिपॉजिट का ही एग्जाम्पल है। सो एनएससी एंड केवीपी आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द एफडीज ऑफ द पोस्ट ऑफिसेज। लेकिन ये कुछ स्पेशल काइंड ऑफ एफडीज हैं। तो ये स्पेशल काइंड ऑफ एफडीज हैं जिनका लॉक इन पीरियड अलग अलग है, डिनोमिनेशंस अलग अलग हैं, इंटरेस्ट अलग अलग है, इनकी प्रॉपर्टीज फीचर्स अलग अलग हैं, बट दे आर ऑल्सो द एग्जाम्पल्स ऑफ एफडीज, राइट, इन द पोस्ट ऑफिस। शांतनु, शेयर मार्केट में इक्विटी एंड कमोडिटी क्या होता है? तो दोस्तों, इक्विटी कुछ नहीं, इक्विटी यही है शांतनु जी, इक्विटी इज दिस, सो दिस इज कॉल्ड इक्विटी, राइट। और शांतनु, तू वही तो नहीं है जो कल सवाल पूछ रहा था मेरे ऑफलाइन में? द सेम सवाल आई गॉट ऑफ माई ऑफलाइन क्लास। तेरी फोटो देखता हूँ जरा मैं पास से। भाई, तेरी फोटो थोड़ी सही से नहीं आ रही शांतनु, सही से बताओ, क्या आप वही हैं जो कल? क्योंकि येस्टरडे आई गॉट द सेम क्वेश्चन यार इन द ऑफलाइन बैच इन मुखर्जी नगर। शांतनु, जल्दी से बताओ बेटा, ऐसा कैसे कोइंसिडेंस है? दोस्तों, शेयर मार्केट में इक्विटी एंड कमोडिटी क्या होती है तो मैं बता देता हूं, अगर वो नहीं हो तो। इक्विटी का मतलब होता है क्या? तो इक्विटी का मतलब होता है ये, जब भी मैं बोलूँ इक्विटी तो मतलब शेयर्स का एक स्पेशल कैटेगरी। लेकिन जब भी मैं बोलूँ कमोडिटी, ओके, ओहो, शेयर मार्केट में इक्विटी, अच्छा, नो सर, आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, राइट, ओके। तो दोस्तों, शांतनु जी, तो देखिए, यस्टरडे, मतलब बिल्कुल विद्या माता कसम सही बता रहा, यस्टरडे वन ऑफ माय स्टूडेंट आस्क्ड द सेम क्वेश्चन। मे बी ये लोग एक ही जगह से, इनने कोई मॉक वॉक लगाया हो या इनने कहीं पढ़ा हो, लीव इट ऑफ ना। तो इक्विटी का मतलब क्या होता है? इक्विटी का मतलब ये, जब भी मैं बोलूँ इक्विटी, जैसे आप कभी पढ़ो तो इक्विटी, तो इसका मतलब ये मान लो कि आपने किसी कंपनी के शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट किया है,
तो उसे हम कहते हैं इक्विटी। लेकिन जब हम बात करें कमोडिटीज, कमोडिटी की बात करें तो इक्विटी एंड कमोडिटी, जैसे अब हम करें बात की जो फाइनेंशियल मार्केट है, जो वित्तीय मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट, इसकी कमोडिटीज क्या है? तो कमोडिटीज का मतलब होता है इकोनॉमिक्स की भाषा में, कमोडिटीज का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज, इन्हें हम कहते हैं कमोडिटीज। तो कमोडिटीज का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे जैसे कोई भी वस्तुएं, सेवाएं। तो यहां पर जो फाइनेंशियल मार्केट है इसकी कमोडिटीज क्या होंगी? कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट डिपॉजिट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, रीपर्चेज मनी, कॉल मनी, नोटिस मनी, शेयर्स, डिबेंचर्स, गवर्नमेंट बॉन्ड। तो इन सब को बोलते हैं हम कमोडिटीज, इन सब को बोलते हैं हम क्या? कमोडिटीज। मुझे लग रहा समझ गया शांतनु। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। दोस्तों एक और बढ़िया लवली सा सवाल मैं आप लोगों को आज बताता हूं कि अभी मैंने आप लोगों से कहा, और भाई जिसने पूछा था सेबी, तो सेबी के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में कि इट इज द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। इसकी स्थापना हुई थी 1988 में एज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, गैर वैधानिक संस्था के रूप में, लेकिन 12 अप्रैल 1992 इसे वैधानिक संस्था के रूप में बनाया गया। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, हेड है इसके अजय त्यागी, इससे पहले हेड थे उपेंद्र कुमार सिन्हा। मैं इसलिए ऐसे जल्दी बता रहा हूं, लेकिन मैं बाद में बोर्ड पर लिख कर ही बताऊंगा, नहीं तो जिस बच्चे ने सवाल पूछा होगा वो कहेगा सर को आता ही नहीं था तो क्या बताएंगे। दोस्तों तो अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा सेबी के बारे में, लेकिन दोस्तों आज की क्लास में एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अभी अभी मैंने कहा शेयर्स, जरा समझना, नहीं अभी अभी मैंने यहां लिखा था कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार, नीचे लिखा था लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज 1 साल से ज्यादा, और उसके नीचे मैंने लिखा था लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज 1 साल से ज्यादा, और उसके नीचे मैंने लिखा था इंस्ट्रूमेंट्स, और उसके नीचे लिखा था शेयर्स। तो दोस्तों शेयर्स जो है उसे तो हम तुरंत खरीदते हैं, तुरंत बेचते हैं। जो शेयर्स हैं इसे हम तुरंत खरीदते हैं, तुरंत बेचते हैं। फिर ये लॉन्ग टर्म कहां से आ गया? फिर ये लॉन्ग टर्म कहां से आ गया? जब इसे हम तुरंत खरीदते हैं, तुरंत बेचते हैं, फिर ये लॉन्ग टर्म कहां से आ गया? फिर ये दीर्घकालीन कहां से हो गया है? तो ये लॉन्ग टर्म कहां से आ गया, ये दीर्घकालीन कहां से आ गया, वो बताइए। राइट, तो ये लॉन्ग टर्म कहां से आ गया? तो दोस्तों ये लॉन्ग टर्म आ गया कहां से? ये लॉन्ग टर्म आ गया कहां से? तो ये बताते हैं आप लोगों को। क्या क्वेश्चन समझ में आया पहले या नहीं? जल्दी बताओ तभी बता पाएंगे। वैसे ये क्वेश्चन तो आपको मुझसे पूछना चाहिए कि सर यहाँ आपने लिखा कैपिटल मार्केट, यहाँ लिख दिया लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज, नीचे लिखा शेयर। भाई मैंने देखा भी रिलायंस का शेयर 260 का है, मैंने क्लिक किया बेच दिया। मैं देखा यार टाटा के शेयर सस्ते हो रहे, क्लिक किया खरीद लिए। मैं देखा यार इस कंपनी के शेयर्स का दाम बढ़ रहा, क्लिक बेच दिया। दोस्तों मैं शेयर्स को तो तुरंत खरीदता हूं, तुरंत बेचता हूं। शांतनु तुझे इतनी अकल नहीं है, तेरे मैंने इतने बढ़िया सवाल का इतना बढ़िया जवाब दिया, तू एक बार थैंक यू भी बोल दे। है यार, तुझसे तो कम से कम ऐसी उम्मीद नहीं थी। सो यू आर सो गुड इन राइटिंग इंग्लिश, यू आर सो गुड इन टॉकिंग। हाँ, सो आई होप यू काइंड ऑफ स्टूडेंट शुड हैव अ गुड रिगार्ड फॉर द टीचर। हाँ शांतनु, अब मैं कह के कहलवाऊं क्या? तो क्या अब तो मुझसे बोल थैंक यू। अबे रेंदे चल रखा अपनी थैंक्स जेब में। दोस्तों ये क्या है, ये आजकल के बच्चे ही ऐसे हो गए, और ये इन लोगों ने सोच रखा कि किस तरीके से मतलब कि बस तुम तो पढ़ाओ, पढ़ा के निकल लो। एवरीथिंग हैज़ बीन कमर्शलाइज्ड, राइट? सो नाउ इन द सेम ऑर्डर द स्टूडेंट्स आर लाइक दैट। चल सॉरी मत कर अब यार, थोड़ा सा बुरा लगता है यार। जैसे इफ आई एम अ टीचर, तो मेरे भी कभी टीचर रहे हैं, आज भी हैं। अभी मैंने जो रिसर्च सबमिट की है तो मेरे एक गाइड हैं प्रॉपर, तो मेरे गाइड ने सर ने द काइंड ऑफ रिगार्ड आई एम हैविंग फॉर हिम, द काइंड ऑफ रिगार्ड आई डिड फॉर माई टीचर्स, the same kind of regard I want reward in my life when I'm teaching to my students. And there are thousands of students who regarded me. I didn't use the word lack because उन लाखों बच्चे में ढोर बहुत सारे थे, लेकिन कुछ हजार बच्चे तो बहुत अच्छे थे. So they regarded me, they learned a lot from me. हाँ ना, और नीलम खान तुम फिजूल में थैंक्स बोल रही हो। तुमने कोई सवाल पूछा होगा तो मैं जवाब दिया, तुम भूल गई होगी थैंक्स बोलना। चलो भैया, चलिए दोस्तों, सवाल है मेरा कि मैंने लिखा था अभी शेयर्स, और शेयर्स को तो मैं तुरंत खरीद सकता हूं ऑनलाइन, तुरंत बेच सकता हूं। तो आखिर ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का क्या फंडा है? क्या सबको सवाल समझ में आ गया?
कि सिर्फ एक नहीं कहा, गौरव माहुर ने कहा कि सर आ गया, सर आई हैव ऑल्सो टू मच रेस्पेक्ट अबाउट यू सर, प्लीज डोंट माइंड सर। अच्छा भाई, तो मुझे क्या सपने होंगे क्या? आई नो दैट कि एवरी स्टूडेंट हैव द रेस्पेक्ट एंड रिगार्ड, बट यार it should be reflected from your comments, it should be reflected from your like the reviews and all. So कुछ करिए प्लीज। अरे राजीव कुमार जी, बिल्कुल चिंता नहीं करो, हिस्ट्री का तुम्हारा हो रहा है। हो क्या रहा, अभी क्लासेस ऑफ तो चल नहीं रही, अभी सेक्शन वाइज खत्म कर रहे। अभी जैसे हम मेरी इकोनॉमी की क्लास लग रही है, तो थोड़ा इकोनॉमी खत्म करते हैं, जिससे आप लोगों का एक सिलेबस अच्छी तरह इकोनॉमी का हो जाए, राइट। सो राजीव कुमार, फिर से तुमने थोड़ी सी फिजूल की बात कर दी, लेकिन चूंकि अभी क्लास नहीं हुई इसलिए आपका बोलना थोड़ा वाजिब लग रहा है, वरना बेटा मैं तुझे यहीं से घुसंड सी मारता है। सो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हिस्ट्री की भी क्लास लगेगी, आप चिंता नहीं करें, एक भी दिन क्लास ऑफ नहीं हुई, बस ये बात है, और ना होगी कभी। हाँ, जब तक है जान जब तक है काम, राइट। तो दोस्तों देखिए, अब आप लोगों को बताते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया या नहीं, जल्दी बताओ भाई तुम लोग यार। क्या सबको क्वेश्चन समझ में आया या नहीं? क्वेश्चन है मेरा कि जो शेयर्स हैं उसमें हम लिखते हैं लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज। किसका फोन आ रहा बार बार? तो उसमें हम लिखते हैं लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज, और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज के बाद हम आगे लिख दिया मैंने लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज के बाद कि शेयर्स, तो शेयर्स को तो हम तुरंत खरीदते हैं, तुरंत बेचते हैं, तो फिर ये लॉन्ग टर्म कहां से हो गया? और लॉन्ग टर्म में लिखा मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा। जल्दी सवाल पूछिए, क्या सवाल समझ में आया? चलो, अगर सवाल ही समझ में नहीं आया तो इतना बढ़िया डिस्कशन करना था, तो क्या आगे करें। दोस्तों, मुझे लगता है आप लोगों को सवाल किसी ने रिप्लाई नहीं दे रहा यार कोई। यू ऑल आर लाइव और नॉट? अजीत यादव, यस सर आ गया, बाकी के कहाँ है? तो चलो दोस्तों, अगर आ गया तो अब अगली क्लास में इसी का जवाब ढूंढ के लाना तुम लोग। तो मिलते हैं अगली क्लास में, अगर आप में से इसका जवाब मिला तब मैं इसका जवाब दूंगा, अदरवाइज नहीं दूंगा। अर्थात आज आप लोग इस पे काम करें, और अगर आप लोगों ने इसका जवाब दे पाया तभी आगे काम चलेगा, वरना अब मैं ये टॉपिक को इसके बाद कुछ और पढ़ाकर फिर इस please explain Hindu rate of growth. This question appears on national income chapter and also asked in West Bengal. क्या? in the West Bengal. So yeah, you are from Calcutta ना? So दोस्तों, जो हिंदू ग्रोथ रेट होती है, तो what is हिंदू ग्रोथ रेट? तो जो हिंदू ग्रोथ रेट है, तो हिंदू ग्रोथ रेट में क्या होता कि एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, और उन इकोनॉमिस्ट ने क्या किया, एक कॉन्सेप्ट दिया, हिंदू ग्रोथ रेट। हिंदू ग्रोथ रेट का इन्होंने कहा कि भैया देखो, जो हिंदू ग्रोथ रेट है, तो ये बात है लिबरलाइजेशन की, ये बात है उदारीकरण की, राइट। उदारीकरण के समय जब लिबरलाइजेशन, मैंने कहा था ना कि मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा कि लिबरलाइजेशन क्या होता है। राजीव कुमार, ओके सर, थैंक यू किस बात का भाई। तो जो लिबरलाइजेशन से ही पहले अगर हम बात करें, तो एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था राजकृष्णा। तो राजकृष्णा जी ने ये कॉन्सेप्ट दिया किसका? हिंदू ग्रोथ रेट का। हिंदू ग्रोथ रेट का राजकृष्णा जी के अनुसार कि इन्होंने बताया कि जो ग्रोथ का ट्रेंड है किसी भी कंट्री की अर्थव्यवस्था में, वो किस प्रकार का ट्रेंड होता है। तो 1950 से 80 तक जो हमारे इंडिया का जो ग्रोथ रेट रहा, वो बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फैक्ट्री रहा, और वो भी 2.5, 3, 4, 5% तक। तो उन्होंने कहा दिस इज हिंदू ग्रोथ रेट, राजकृष्णा जी ने, राइट। हाँ, क्या? शांतनु साहा, यस शांतनु, राइट। चलिए दोस्तों, जल्दी से दूसरा सवाल पूछिए आप लोग। राइट, जल्दी। तो और कोई सवाल? शांतनु, यू आर वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, वेरी लवली। दोस्तों,
तो हिंदू ग्रोथ रेट मतलब जैसे पहले हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी थी वो क्या थी, वो सोशलिस्टिक इकोनॉमी थी। तो ये चैप्टर, ये मैं टर्म डिस्कस करता हूँ लेकिन कहाँ, प्लानिंग वाले चैप्टर में। जब प्लानिंग की बात चलती है और प्लानिंग में मैं एक एक 5 ईयर प्लान को जब डिस्कस करता हूँ तो 1990 तक, तो वहाँ पे हम बताते हैं कि किस पंचवर्षीय योजना में कितनी ग्रोथ रही, किस प्रकार का ग्रोथ रेट रहा। तो वहीं पर इन्होंने कहा कि जो हिंदू ग्रोथ रेट है, तो इसका मतलब जो हिंदू का मतलब यहाँ पे बोला है कि जो इंडिया का ग्रोथ रेट है वो बहुत अनसेटिस्फैक्टरली है, क्योंकि वो ज़्यादा लाइसेंस बेस्ड था, ज़्यादा सरकार से परमिट लेना पड़ता था। लेकिन 1991 में पोस्ट लिबरलाइजेशन एरा में इस कॉन्सेप्ट को चेंज कर दिया गया और सरकार से थोड़े से राइट्स कम हो गए। तो बट द क्वेश्चन वाज एसोसिएटेड विद बर्थ रेट, पॉपुलेशन, पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम। कोई बात नहीं शांतनु, यू कैन आस्क। लेकिन अब एक काम करते हैं, 4 बजे 56 हो गए, 5 बजे मेरी ऑफलाइन क्लास है। दोस्तों मैं निकलता हूँ और अगली क्लास में आप लोगों से ये सारे क्वेश्चंस लूंगा। शांतनु अगर तुम बिल्कुल टाइम पे आना मेरे आने से पहले ही, और मैं आपको बता दूं कि जब आप क्वेश्चन जो भी पूछ रहा हूँ अगली क्लास के पहले के 5-10 मिनट में पूछ लेना, राइट। सो पर कैपिटा इनकम ये तो मैंने बता दिया, और नेशनल इनकम, बर्थ रेट, ठीक है। सो जो एनी क्वेश्चंस इट वुड बी वेलकम्ड इन द नेक्स्ट क्लास। लेकिन मेरे क्वेश्चन का भी जवाब आप लोग देना जो मैंने क्वेश्चन बोला है, राइट। नाउ हैव अ नाइस एंड